नमस्कार दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के विकास नामक टॉपिक को दूसरी वीडियो बना रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पहली वीडियो हो चुकी हमने पिछली क्लास में देखा पढ़ा है। देखिएगा आप पिछली वीडियो को, जिसमें हमने भाषा परिवार के बारे में बताया था, फिर उसके बाद भाषा का वर्गीकरण बताया था, फिर उसके पश्चात जो है तो हिंदी भाषा के विकास का क्रम दिखाया था कि किस विकास क्रम में हिंदी का निर्माण हुआ है। तो देखिएगा, एक नज़र में यहाँ भी लिखा है हमने कि हिंदी जो भाषा है उसका विकास का सही क्रम क्या है। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, यानी हिंदी की माता कौन है दोस्तों? संस्कृत है। फिर संस्कृत के बाद देखिएगा पाली का समय आता है, पाली है यहाँ, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, अवहट्ठ है, प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी में। तो क्रमशः ये भाषाएं एक दूसरे में परिवर्तित होती गई और अंततः जो है तो आदिकाल या वीरगाथा काल में हिंदी का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय राजस्थानी हिंदी प्रचलन में थी। राजस्थानी हिंदी की डिंगल और पिंगल भाषा शैली काफ़ी प्रचलित थी, जिसमें पिंगल भाषा शैली में पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिख दिया गया चंद्रबरदाई के द्वारा। फिर सल्तनत काल का जब समय चल रहा था तो अमीर खुसरो का समय आता है। अमीर खुसरो जो है तो खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, और इस प्रकार से खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? आमिर खुसरो को कहा जाता है दोस्तों। आगे इनके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे भी। फिर देखिएगा, होता यह है कि खड़ी बोली का प्राचीन नाम, या कह सकते हैं हिंदी का प्राचीन नाम कौरवी होता है। तो इस क्रम पूरे घटनाक्रम को देखेंगे, एक एक करके सभी टॉपिक को, है ना, हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, यहाँ विकास का क्रम है, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत आती है। तो क्रम से ये परिवर्तित होती जाती है और लास्ट में कहाँ पहुँचती है? हिंदी में। और देखिएगा, हिंदी का जो वर्तमान स्वरूप है इसे मानक हिंदी के नाम से जाना जाता है, या इसको क्या कहते हैं? मानक हिंदी कह सकते हैं, या इसको सर हिंदी की उपाधि भी दी गई है, सर हिंदी, मानक हिंदी। ठीक है दोस्तों। तो वर्तमान जो स्वरूप है शुद्ध साहित्यिक भाषा है, मानक हिंदी के रूप में जानी जाती है। अब देखिएगा, यहाँ पास से हम टॉपिक यहाँ ले रहे हैं। देखिएगा, लौकिक संस्कृत को, जो ये संस्कृत है, हमने बताया कि पहले संस्कृत वैदिक संस्कृत में बदलती है, जिसमें पुराण, वेद और आरण्यक, उपनिषद वगैरह लिखे गए। लेकिन क्या होता है कि लौकिक जो संस्कृत होती है, लौकिक संस्कृत में लोगों के बारे में लिखा गया, जो लौकिक साहित्य है इसके बारे में लिखा गया। तो कई विद्वानों का नाम आएगा, आगे हम चूँकि बढ़ाने ही जा रहे हैं तो देखिएगा, पढ़ने जा रहे हैं लौकिक संस्कृत है। देखिएगा, एक एक करके हम इस सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। लौकिक संस्कृत में लिखा है, लौकिक संस्कृत में देखिएगा कि संस्कृत भाषा में ही रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथ रचे गए। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ, भवभूति, विशाख दत्त, मम्मट तथा डांडी और श्रीहर्ष आदि कवि संस्कृत की महान विभूतियाँ हैं। इनका महत्व विश्व के समृद्ध साहित्य में से एक है। दोस्तों देखिएगा, जिन्होंने जो ये साहित्यकार जिनका भी हमने ऊपर नाम लिया है, ये सभी साहित्यकार उच्च कोटि के साहित्यकार थे, जिनकी वजह से संस्कृत बहुत पॉपुलर हो गई, प्रसिद्ध हो गई, है ना। और इस प्रकार से साहित्य लिखे जाने के कारण संस्कृत जो है तो जनसामान्य की भाषा बन गई, और इस प्रकार से यह भारत की जो है तो भाषा के रूप में विकसित हो जाती है। ठीक है। तो इसमें इसको लौकिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। कहने का आशय यह है कि संस्कृत को विकसित करने का श्रेय किन विद्वानों को जाता है? ये जैसे वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ, भवभूत, विशाख दत्त आदि जो कवि हैं, इन लोगों ने संस्कृत को प्रसिद्ध कर दिया। फिर देखिएगा, आगे लिखा है कि लौकिक भाषा को ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। जो संस्कृत है, जिसको लौकिक संस्कृत के नाम से हम लोग पुकारते हैं, इस लौकिक संस्कृत को ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, और कब यहाँ सन दिया हो कि 2005 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। आगे देखिएगा, पाली भाषा के बारे में। संस्कृत बदलती है किसमें? पाली भाषा में, कालांतर में। और ये पाली का जो समय है गौतम बुद्ध के ज़माना का समय है। देखेंगे इसमें क्या लिखा है। पाली भाषा को संस्कृत भाषा का अपभ्रंश कहा जाता है। चूँकि अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों परिवर्तित या विकृत रूप होता है। तो संस्कृत कालांतर में क्या होता है, जब परिवर्तित होती है तो किस में बदल जाती है? पाली भाषा में बदल जाती है। तो देखिएगा, पाली को और क्या लिखा आगे। पाली भाषा में बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं, मतलब पाली भाषा में बुद्ध के उपदेशों का भी संकलन किया गया है।
उस समय की जन सामान्य की भाषा पाली हुआ करती थी, जब गौतम बुद्ध का समय हुआ करता था। आगे लिखा है पाली भाषा को प्रथम देश भाषा कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत में मध्य एशिया से आर्यों का आगमन हुआ था, उनके द्वारा जिस सभ्यता की स्थापना की गई उसे वैदिक सभ्यता कहा गया, तथा उनके द्वारा प्रयुक्त की गई भाषा को संस्कृत कहा गया। संस्कृत बोली जाती थी उनके द्वारा। अतः ये कह सकते हैं कि दूसरे देश की भाषा हो सकती कह सकते हैं, लेकिन प्रथम देश भाषा की उपाधि किसी, मतलब देश की प्रथम भाषा किसे कहा जाता है? पाली भाषा को। ये फैक्ट आते हैं, महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनको ध्यान रखेंगे कि प्रथम देश भाषा किसे कहते हैं? पाली को कहते हैं। अब आगे देखिएगा, आगे हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? प्राकृत को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पाली को हमने देखा है, इसी प्रकार एक एक करके सभी भाषाओं को देखेंगे जब हिंदी का विकास कैसे हुआ है। प्राकृत के बारे में देखिएगा, यहाँ लिखा है प्राकृत को पाली का अपभ्रंश कहा जाता है। देखिए प्राकृत किस में बदल जाती है, पाली किस में बदल जाती है? प्राकृत भाषा में। और प्राकृत का समय क्या होता है? जैन धर्म का समय होता है, जब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, उन्होंने प्राकृत भाषा में इन्होंने जो है तो उपदेश दिया था। आगे लिखा हुआ है यहाँ कि प्राकृत में जैन उपदेश तथा ग्रंथ लिखे गए। आगे लिखा हुआ है कि प्राकृत भाषा को गांव की भाषा, ध्यान देंगे, गांव की भाषा या आम जन की भाषा कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, जैन स्वामी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था। फिर ये कहा गया है कि प्राकृत भाषा में कुछ ग्रंथ भी लिखे गए जो कि जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, और प्राकृत भाषा को गांव की भाषा या आम जन की भाषा भी कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। आगे देखिएगा, अपभ्रंश। अपभ्रंश अपने आप में बहुत बड़ा प्रकार होता है। देखिएगा हिंदी साहित्य में दोस्तों लेखन का कार्य जो होता है तो अपभ्रंश काल से शुरू होता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि संस्कृत, पाली और प्राकृत के समय जो है तो साहित्यिक लेखन नहीं किया गया है, बल्कि उपदेश की भाषा हुआ करती थी। इनमें बाद में साहित्य वगैरह लिखे गए हैं, उस समय साहित्य नहीं लिखा गया था, पर उस समय बोली जरूर जाती थी, जब मैंने उल्लेख किया, बताया आपको अभी। देखिएगा अपभ्रंश जो है हिंदी किस में पहुंच गई है? अपभ्रंश के रूप में। और हिंदी में सबसे पहले साहित्य लेखन का कार्य कहाँ से होता है? अपभ्रंश में। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है अपभ्रंश को बिगड़ी हुई भाषा कहा जाता है या प्राकृत भाषा कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा अपभ्रंश किसका बिगड़ा रूप है? प्राकृत भाषा का बिगड़ा रूप है, इसलिए इसको अपभ्रंश का अपभ्रंश का मतलब शाब्दिक अर्थ ही होता है बिगड़ा या विक्षिप्त रूप होता है। और संस्कृत, पाली, प्राकृत का बिगड़ा रूप क्या कहलाया? अपभ्रंश कहलाया दोस्तों। आगे लिखा है प्राकृत या अपभ्रंश का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि पाणिनि कौन थे। देखिएगा यहाँ पाणिनि का उल्लेख मिलता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। यहाँ पाणिनि कौन थे दोस्तों? पाणिनि व्याकरणाचार्य के नाम से जाने जाते हैं। संस्कृत का पहला व्याकरण ग्रंथ है पाणिनि ने लिखा था, जिसको अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये 8 अध्याय की पुस्तक थी, जिसमें 8 ही अध्याय लिखे गए थे पाणिनि के द्वारा, और यह संस्कृत का भारत के इतिहास में पहला व्याकरण ग्रंथ है, इसलिए पाणिनि को व्याकरणाचार्य कहा जाता है। लेकिन प्राकृत भाषा में या अपभ्रंश में जो है तो व्याकरण ग्रंथ लिखने का कार्य हेमचंद्र ने किया था, इसलिए इनको हेमचंद्र को अपभ्रंश का या प्राकृत भाषा का पाणिनि कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा था। हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या थी? शब्दानुशासन। लेकिन देखिएगा अपभ्रंश के बारे में और बहुत सारे फैक्ट यहाँ दिए हुए हैं, इन फैक्ट को पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन आते हैं, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखना है। देखिएगा यहाँ लिखा है आचार्य डांडी ने अपभ्रंश को अभीर भाषा कहा है। दोस्तों किस विद्वान ने क्या कहा है, इसको बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो आचार्य डांडी ने अपभ्रंश को अभीर भाषा कहा है। अपभ्रंश को उकार बहुला भी कहा जाता है। आगे लिखा है किशोरी दास, यहाँ सोरी दास लिखा दोस्तों, सॉरी यहाँ गलती है, इरल लिखा हुआ है। किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अड़ा अड़ा की भाषा कहा है। फिर आगे लिखा है वो भरत मुनि के बारे में, भरत मुनि ने अपभ्रंश भाषा को अशुद्ध भाषा कहा है। इसी प्रकार आगे लिखा हुआ है कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया था। दोस्तों पतंजलि का नाम आप जानते होंगे, जो कि योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं या प्रणेता माने जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सर्वप्रथम अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था। फिर देखिएगा यहाँ पास लिखा है, अगला फैक्ट है अपभ्रंश और अवहट्ट के बीच के काल को संक्रमण काल या संक्रमित काल कहा जाता है।
दोस्तों जब अपभ्रंश का काल आता है, इसके बाद अपभ्रंश के बाद एक अगली भाषा बनेगी, अवहट्ट उसको कहते हैं, जो कि अपभ्रंश का परिवर्तित या विकृत रूप कहलाती है। तो इन दोनों के बीच के समय को संक्रमित काल कहा जाता है। आगे लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि किसने क्या कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। फिर आगे देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को साहित्यिक पुरानी हिंदी कहा है। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में तो आपने जानते ही होंगे। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा था और ये हिंदी साहित्य के बहुत बड़े समीक्षक और बहुत बड़े साहित्यकार, प्रख्यात साहित्यकार माने जाते हैं। आगे देखिएगा, इन्होंने अगला फैक्ट है, अपभ्रंश की प्रथम पुस्तक परम चक्र या परमचर्यु है, जिसे स्वयंभू ने लिखा था। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। किसने लिखा था? अपभ्रंश। चूंकि हमने बताया था कि हिंदी में साहित्य लेखन का कार्य पहले अपभ्रंश से ही शुरू होता है, तो अपभ्रंश में जिन्होंने पहला साहित्य लिखा होगा वही हिंदी के पहले कवि भी होंगे दोस्तों। बहुत बड़ा यहाँ फैक्ट है, देखिएगा। तो हिंदी के पहले कवि के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। देखिएगा, लिखा है अपभ्रंश की प्रथम पुस्तक परम चक्र है। इसको परमचर्यु नाम से भी जाना जाता है, जिसे स्वयंभू ने लिखा था। इसी कारण इन्हें हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। किसे? स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। आगे लिखा है कि अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को कहा जाता है, लेकिन कई विद्वानों के अलग अलग मत है दोस्तों। हिंदी के प्रथम कवि के बारे में मतभेद है विद्वानों में। चूँकि हिंदी के प्रथम कवि के संबंध में हमने एक वीडियो भी बनाया था, आप देखिएगा। तो हिंदी के पहले कवि कौन है आगे हम बताएंगे। चूँकि यहाँ पास ये विवादित है, हालांकि लिखा जरूर है स्वयंभू पहले कवि हैं, चूँकि इनका समय पहले ही आता है, पहले इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। लेकिन एक और विद्वान हैं राहुल संकृत्यायन। राहुल संकृत्यायन ने सरहपा नामक कवि को, सिद्ध कवि है सरहपा, इनको जो है तो प्रथम कवि माना है। अतः हिंदी साहित्य में जो है तो प्रथम कवि किसे कहा जाता है? सरहपा या सरहपाद को कहा जाता है। आगे हम बताने जा रहे हैं। तो स्वयंभू को हिंदी का वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? चूंकि हिंदी में पहली बार लेखन का कार्य किसने किया? स्वयंभू ने किया, है ना, अपभ्रंश भाषा में, इसलिए इनको आदि कवि कहा जाता है। चूंकि संस्कृत के आदि कवि कौन है? वाल्मीकि है, तो वाल्मीकि से इनकी तुलना कर दी गई। यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट लिखे हुए हैं। लिखा है, हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को कहा जाता है। किसके अनुसार? राहुल संकृत्यायन के अनुसार। और हिंदी साहित्य में आज भी हिंदी का प्रथम कवि सरहपा या सरहपाद को ही कहा जाता है दोस्तों। राहुल संकृत्यायन के अनुसार इसको मान्यता प्रदान कर दिया गया साहित्य में। आगे लिखा है, अपभ्रंश के कुछ कवियों के नाम यहाँ लिखे हैं। स्वयंभू हो गए, पुष्पदंत हो गए, सरहपा हो गए, सरहपा को सरहपाद कहते हैं, कणहपा हो गए, आदि ये कवि हैं दोस्तों। जब हम आदिकाल या वीरगाथा काल पढ़ाएंगे तो सिद्ध कवियों के बारे में बताएंगे, फिर रासो कवियों के बारे में बताएंगे। तो जो सिद्ध कवि हैं, सिद्ध कवि मतलब अपभ्रंश काल का समय आता है, तो पहले सिद्ध कवियों को पढ़ा जाता है अपभ्रंश काल को, फिर रासो काल को पढ़ा जाता है, मतलब वीर साहित्य को बाद में पढ़ा जाता है। तो देखिएगा, इनके जो अपभ्रंश साहित्यकार है और इनका साहित्य है, इनको विस्तार से पढ़ा जाएगा। यहाँ पास केवल उल्लेख मात्र किया जा रहा है, क्योंकि इससे संबंधित अभी फैक्ट बहुत ज़्यादा है। आगे पढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पास कुछ लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हुए हैं। अपभ्रंश से क्या लिखा है? अपभ्रंश से भारतीय भाषाओं का विकास है। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि हिंदी साहित्य में लेखन का कार्य कहाँ से होता है? अपभ्रंश से। लेकिन हिंदी में, भारत में अपभ्रंश भाषा से कई भारतीय भाषाओं का जन्म भी होता है। ध्यान रहे दोस्तों, क्या? भारत में अपभ्रंश भाषा से कई भारतीय भाषाओं का जन्म भी होता है। यहाँ देखेंगे, पंडित भोलाराम तिवारी के अनुसार यहाँ वर्गीकरण किया गया है अपभ्रंश का। मतलब अपभ्रंश के कई प्रकार भी हैं। अपभ्रंश कई प्रकार में बट जाती है और जिससे कई भारतीय भाषाओं का विकास भी होता है। देखेंगे अपभ्रंश के यहाँ प्रकार देखेंगे और किस भारतीय भाषा का जन्म हुआ है ये भी देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं। यहाँ लिखा है, पंडित भोलाराम तिवारी के अनुसार अपभ्रंश को 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें भारत की भाषाओं का जन्म होता है दोस्तों। आगे लिखा है, एक एक प्रकार को ढंग से हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ प्रकार बताए गए हैं अपभ्रंश के। यहाँ अभी यहाँ 5 है, टोटल 7 प्रकार होते हैं, कुछ नीचे लिखे हैं, आगे दिखाएंगे। तो अपभ्रंश भाषा के मुख्यतः 7 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार देखिएगा, सौरसेनी प्रकार है। अपभ्रंश का जो पहला प्रकार है सौरसेनी प्रकार है।
देखिएगा किस भारतीय भाषा का विकास हुआ है सौरसेनी से, मतलब अपभ्रंश का सौरसेनी प्रकार से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, राजस्थानी का विकास हुआ है और गुजराती का विकास हुआ है। क्या गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश के सौरसेनी प्रकार से हुआ है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर दूसरी अपभ्रंश कौन सी है? ब्राचड। ब्राचड से सिंधी और पंजाबी भाषाओं का विकास हुआ है। इसी प्रकार तीसरी है अर्धमगधी। अर्धमगधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। दोस्तों पूर्वी हिंदी, अच्छा ये हिंदी की उपभाषाएं हैं। कौन? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ये सब क्या है? हिंदी की उपभाषाएं हैं। दोस्तों हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, आगे हम विस्तार से इनको बताएंगे भी, इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे। और 18 बोलियों से मिलकर जो है तो हिंदी का निर्माण हुआ है। क्या? 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियों से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो यहाँ अभी हम अपभ्रंश के प्रकार देख रहे हैं, फिर आगे हिंदी के 5 उप प्रकार देखेंगे, उपभाषाओं को देखेंगे, और 18 बोलियां कौन कौन से जिससे हिंदी भाषा का विकास हुआ है उनको देखेंगे। इसके लिए एक अलग से वीडियो ही बनाया जाएगा दोस्तों, विस्तार से पढ़ेंगे। फिर देखिएगा चौथी अपभ्रंश कौन सी है? मगधी। अपभ्रंश का चौथा प्रकार है मगधी। मगधी से बिहारी हिंदी का जन्म हुआ है। उड़िया, बांग्ला और असमिया का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश के मगधी प्रकार से हुआ है। फिर पांचवा प्रकार है अपभ्रंश का खस। खस से पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ है। पहाड़ी हिंदी भी दोस्तों ये हिंदी की एक क्या है? उपभाषा है पहाड़ी हिंदी, जिसके अंतर्गत गढ़वाली आती है और कुमाऊनी आती है। इनको डिटेल से हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पास कुछ और भी फैक्ट यहाँ दिए हुए, जैसे छठवां अपभ्रंश का छठवां प्रकार है पैसाची। पैसाची से लहंदा या लहंतु का निर्माण हुआ है, मतलब भाषा का विकास हुआ है। और पंजाबी भाषा का भी विकास यहाँ से माना जाता है पैसाची से। ऊपर भी हमने बताया था, देखिएगा, है ना, पंजाबी भाषा का 2 भाषाओं से विकास माना जाता है। इसी प्रकार देखिएगा जो 7वीं अपभ्रंश का प्रकार है महाराष्ट्री। महाराष्ट्र में महाराष्ट्री बोली जाती है, और इससे मराठी भाषा का विकास हुआ है दोस्तों। तो ये अपभ्रंश के 7 प्रकार हैं। इन 7 प्रकारों को आपको याद रखना है, और इनसे किन किन भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फिर अपभ्रंश किस में बदल जाती है? अवहट्ट में, है ना। अतः अपभ्रंश का बिगड़ा रूप क्या कहलाएगी? अवहट्ट कहलाएगी, या परिवर्तित रूप कहलाएगा। यहाँ लिखा हुआ है अवहट्ट को संक्रमण भाषा कहा जाता है, या अवहट्ट की लिखा है अवहट्ट की प्रथम रचना कीर्तिलता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बताया कि अवहट्ट जो है अपभ्रंश का परिवर्तित या विकृत रूप है, अतः अवहट्ट को अपभ्रंश का अपभ्रंश भी कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है, आगे बताएंगे। लेकिन अपभ्रंश में पहला साहित्य किसने लिखा? विद्यापति ने लिखा है कीर्तिलता। विद्यापति की कई रचनाएं हैं, सुना होगा आपने, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्या के दोहे। पर जो कीर्तिलता नामक जो ग्रंथ है वो किस में लिखा गया है? अवहट्ट में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? कीर्तिलता नामक जो ग्रंथ है विद्यापति के द्वारा लिखा गया है अवहट्ट में। फिर देखिएगा लिखा हुआ है यह अपभ्रंश का विकृत, कौन? अवहट्ट अपभ्रंश का विकृत रूप है, और अपभ्रंश का अपभ्रंश इसे कहा जाता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हमने देखा क्या क्या हमने देखा है। आज हिंदी भाषा के विकास क्रम को देखा है। देखिएगा लास्ट में क्या पढ़ा जाता है। लास्ट में चूंकि हमने कहाँ तक देखा? संस्कृत, अभी लौकिक संस्कृत देखा, पाली को देखा, प्राकृत को बताया, अपभ्रंश को बताया और अवहट्ट को बताया। अब देखिएगा नंबर आता है किसका? प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी का आता है, जो कि हम आगे इसको डिटेल्स बताएंगे। लेकिन सुनिएगा, जब प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी शुरू होती है उस समय भारत में राजस्थानी हिंदी का बोलबाला था। राजस्थानी की डिंगल और पिंगल भाषा शैलियाँ प्रचलित थी, जिसमें देखिएगा जो डिंगल भाषा शैली थी कर्कश और कठिन भाषा शैली थी, और पिंगल भाषा शैली मधुर और कर्णप्रिय भाषा शैली थी। होता यह है कि जो पिंगल भाषा शैली है उसमें पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्र बरदाई ने जो है तो पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिख दिया, और पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य भी माना जाता है दोस्तों। तो ये पुरानी हिंदी या प्राचीन हिंदी के अंतर्गत आती है। फिर देखिएगा ब्रज अवधि होते हुए जो है तो प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी कहाँ पहुँच जाती है? खड़ी बोली में। और खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आमीर खुसरो थे दोस्तों। कौन थे? आमीर खुसरो थे। आमीर खुसरो इनका नाम था, ठीक है, खुसरो, ठीक है दोस्तों। तो आमीर खुसरो खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, ठीक है। इनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे, चूँकि अगली वीडियो इसके लिए बनेगी।
तो आज के दोस्तों इतना ही हिंदी भाषा के विकास का ये क्रम आप देखिएगा, पढ़िएगा, इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर जरूर करें।